अरे भाई वो देख, क्या लड़की है। कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूं। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंगाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतड़ियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था।
वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था, जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता, जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका?
वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं, तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जैसे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे,
जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा, और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था, और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, दादाजी मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। महेश। पहली बार उसकी ड्यूटी उसी कॉलेज में लगी जहां से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और होने वाले एग्जाम के लिए उसे यहां पे भेजा गया था एज अ एग्जामिनर। कॉलेज कैंपस के पास ही बने पुराने हॉस्टल में महेश रुका हुआ था। स्टूडेंट्स के लिए नए हॉस्टल बन गए थे और इस पुरानी बिल्डिंग में अकेला महेश और नीचे एक चपरासी था। महेश कमरे की खिड़की पर खड़ा दूर कॉलेज की बिल्डिंग को देख रहा था और पुराने दिनों को याद कर रहा था कि तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई तेजी से कुछ लिख रहा है। महेश ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा और वो वापस से सामने की तरफ देखने लगा कि तभी फिर से कुछ लिखने की आवाज आई, जैसे तेजी से कोई दीवारों पर कुछ लिख रहा हो। महेश ने तुरंत पीछे पलटकर देखा और अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया। लाइट कमरे में नहीं थी, जिस वजह से कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। महेश ने जब फ्लैश से चारों तरफ देखा तो दीवार पर उसे
बड़े बड़े अक्षरों में वैभव लिखा हुआ नजर आया। वैभव महेश के पुराने दोस्त का नाम था, जो एग्जाम से एक दिन पहले कहीं चला गया था। कहाँ चला गया था किसी को पता नहीं। महेश बस हैरानी से दीवार की तरफ देख रहा था कि तभी महेश को लगा कि जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी है। उसे लगा कि शायद चपरासी होगा। उसने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। महेश लॉबी में निकलकर इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नजर सामने के बिल्डिंग पर गई जहां पर कल एग्जाम होना था। महेश को लगा जैसे वहां पर लाइट जल रही है और 2-3 साए जल्दी से इधर से उधर भागते हुए नजर आए। इस वक्त बिल्डिंग में ये कौन है और लाइट वो भी उस कमरे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन पेपर चुराने के इरादे से आया है या चीटिंग का सामान छुपाने के लिए? चलो देखते हैं। महेश तुरंत नीचे गया और मोबाइल का फ्लैश जलाकर सामने वाले बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। वो बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा ही था कि बिल्डिंग के पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। महेश हैरान हो गया कि आखिर ये चल क्या रहा है। महेश मन ही मन आज के जनरेशन को कोसता हुआ बिल्डिंग के पीछे की तरफ बढ़ा। कांटेदार झाड़ियां और पत्थर से होते हुए वो जैसे तैसे बिल्डिंग के पीछे गया तो उसने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे एक पत्थर पर बहुत सारा खून नजर आया। महेश ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा। ऊपर कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से जैसे कोई झांक कर देख रहा था। महेश ने जैसे ही ऊपर देखा तो वहां जो कोई भी था वो अंदर चला गया। महेश वापस आया और सीढ़ियों से होते हुए जल्दी जल्दी तीसरे फ्लोर पर गया, जिस कमरे से लाइट आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा तो उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन भीतर कोई नहीं था। महेश ने अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे की खिड़की पर किसी को देखा था। कोई तो था यहाँ पे, लेकिन इस वक्त कौन हो सकता है? और वो खून कहां से आया? अगर इस कमरे में क्वेश्चन पेपर होता तो इसे लॉक करके रखा गया होता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार तो देखना बनता ही है। आखिर इतनी रात में यहाँ पे कौन हो सकता है? महेश ने भीतर झांक कर देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। महेश जैसे ही कुछ आगे गया तो पीछे की तरफ से ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है और आवाज लगा रहा है। महेश ने ध्यान दिया कि ये आवाज बाथरूम से आ रही थी, क्योंकि महेश यहाँ पर पढ़ चुका था और कॉलेज की बिल्डिंग में कहाँ क्या था इस बात से वो बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ था। महेश ने घड़ी में समय देखा और बोला, बाथरूम में कौन है, वो भी इस वक्त? और अभी तो इस कमरे में लाइट जल रही थी और अब बाथरूम से आवाज आ रही है। क्या चल क्या रहा है? कहीं ये वही तो नहीं जो कमरे की खिड़की पर था? इतना सोचते हुए महेश बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहां एक लाइन से बने हुए कई सारे बाथरूम थे। महेश ने जब वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? हेलो, कोई है क्या? सबसे आखिर में कोने पर जो बाथरूम बना हुआ था वहां पर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाज एक से ज्यादा लोगों की लग रही थी। भला एक बाथरूम से इतने सारे लोगों की आवाज कैसे आ सकती है? ये क्या चक्कर है? उसके कदम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। वो जैसे ही कोने पर पहुंचा उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा पुश किया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया। अंदर का नजारा देखकर महेश के होश उड़ गए। अंदर 3 लड़के थे जो एक लड़के को बुरी तरह से बुली कर रहे थे। कोई उसकी शर्ट खींच रहा था तो कोई उसे इधर उधर से छेड़ रहा था। वो लड़का चीख रहा था और जाने देने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो 3 लड़के तो जैसे उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। ये देखते ही महेश पसीना पसीना हो गया। वो वहां मौजूद हर एक लड़के के चेहरे को गौर से देखने लगा। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि उसके साथ पढ़ने वाले उसके क्लासमेट और दोस्त थे, और जिस लड़के के साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे वो महेश का एक दोस्त वैभव था। महेश को ऐसा लगा जैसे वो समय में पीछे चला गया है। एग्जाम से एक दिन पहले की बात थी। ठीक इसी तरीके से रात का समय था जब महेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि रात के समय बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कर ले। महेश जब इंस्पेक्शन करके लौट रहा था तब उसे बाथरूम से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। महेश ने जब जाकर देखा तो वो लड़के महेश के दोस्त वैभव के साथ बदतमीजी कर रहे थे।
महेश ने जब उन्हें समझाना चाहा तो उन लोगों ने कहा कि अरे हम तो नॉर्मल हंसी मजाक कर रहे हैं, अरे महेश तुम जाओ और अपना काम करो। महेश को लगा कि जैसे पहले भी वैभव के साथ ये लोग मस्ती मजाक करते थे वैसे ही कुछ होगा, इसीलिए महेश ने ज्यादा सीन क्रिएट नहीं किया और लौट गया। अगली सुबह वैभव का कोई पता नहीं था, बल्कि उस दिन के बाद से महेश कभी वैभव से मिला ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक इतने सालों के बाद उसी जगह पर वो सीन देखकर महेश के होश उड़ चुके थे। वो क्या करे क्या ना करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उल्टे पैर वहां से गिरते पड़ते भागा, लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुंचा उसने देखा वही 3 लड़के एग्जामिनेशन हॉल में वैभव को खिड़की के पास लेकर खड़े हैं और उसे लटका कर रखा है। वैभव चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो तीनों हंसते हुए उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके हाथ से वैभव छूटकर नीचे गिर गया और ये देखते ही महेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और चीख उठा, नहीं! वैभव के चीखते ही उन तीनों लड़कों ने पलटकर महेश को देखा तो उसके होश उड़ गए। उन तीनों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, उनकी आंखों का सफेद हिस्सा गायब था और शरीर में अलग अलग जगह पर जख्म लगे हुए थे और खून बह रहा था। महेश के देखते ही देखते वो तीनों लड़के गायब हो गए। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है और वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में। इससे पहले कि महेश वहां से भाग पाता उसने देखा कि जिस खिड़की से वैभव नीचे गिरा था उस खिड़की पर 2 हाथ नजर आए। खून से सने हुए वो हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और खिड़की से रेंगता हुआ वैभव एग्जामिनेशन हॉल में आ गया था। वो किसी जानवर की तरह रेंगता हुआ महेश की तरफ बढ़ रहा था। महेश इस कदर डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ खिसकने लगा, लेकिन वो पीछे की रेलिंग से जाकर टकरा गया और अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे। या तो वो रेलिंग से नीचे कूद जाता, जो कि तीसरे फ्लोर से सीधा नीचे गिरने जैसा था, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि वो वैभव के नजदीक आने का इंतजार करता। वैभव एग्जामिनेशन हॉल के गेट पर खड़ा था और जानवरों की तरह गुर्राते हुए महेश को देख रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अचानक वैभव अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ और अपने गर्दन को मरोड़ता हुआ बोला, सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपने 3 गुनहगार को तो सजा दे चुका था, तुम्हारा इंतजार था, आज वो भी पूरा हो गया। इतना कहते हुए वैभव महेश की तरफ झपट पड़ा और महेश को खींचते हुए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेकर चला गया। एग्जामिनेशन हॉल का दरवाजा धम से बंद हो गया। महेश चीख पड़ा। वो डरी हुई आवाज में बोला, रुको, मेरी कोई गलती नहीं है। वैभव तुम मुझे गलत समझ रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तो उस दिन के बाद से तुम्हें ढूंढता रहा, बल्कि आज तक जब भी कोई ऐसा मिलता है जहां से तुम्हारा कोई क्लू मिल सकता था, मैं उससे तुम्हारे बारे में पूछता था, तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वैभव महेश को लेकर उसी खिड़की पर खड़ा था, लेकिन इस बार नीचे लटकने वाला महेश था। वैभव ने महेश को देखा और मुस्कुराकर बोला, उस रात अगर तुमने उन तीनों से मुझे बचाया होता तो आज मैं जिंदा होता और तुम्हारी तरह अच्छी जिंदगी जी रहा होता, लेकिन तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और तुम चले गए। उसके बाद इन तीनों ने मेरे साथ वो दरिंदगी दिखाई जो एक इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है, और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलने दी, क्योंकि मुझे यहां से गिरने के बाद उन तीनों ने मेरी लाश को ही गायब कर दिया। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी लाश सबको मिलेगी। मुझे तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें होगा, और मैं भी तुम्हारे साथ इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लिए बिना मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता।
इतना कहते हुए वैभव ठहाके लगाकर हंसने लगा और एकदम से महेश की चीख की आवाज गूंज गई, जो पियून को भी सुनाई दी। वो पियून घबराता हुआ उस बिल्डिंग में गया, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं मिला। अगली सुबह महेश की लाश खून से सनी हुई कॉलेज बिल्डिंग के पीछे चट्टान पर गिरी हुई मिली, जिसे देखकर सब हैरान थे कि आखिर महेश यहां क्या करने आया था। और वो राज ही रह गया कि आखिर उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हुआ क्या था। अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी। माँ, क्या ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वो बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह ज्ञानी बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वो हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सोच रही हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना? शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था। शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले ये बारिश और फिर बिजली और अब ये तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया।
अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी, आने में जरा देर हो गई। तो क्या आज रात के लिए आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बौना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या आप मेरे साथ खेलोगी दीदी? शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें सफेद हो गई थी, बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा वो औरत और वो बौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वो वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा। तूने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा? क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे बाबा? बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे। वो जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार 5 साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है। कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा मार्ग बाबा? बलि। बलि? किसकी बलि बाबा? गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटानी होगी। लेकिन किसकी बलि देनी होगी बाबा? मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गरम रक्त और मांस की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है, उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बौने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसकी बलि चढ़ा दी। ये बात जब ईरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सबकी मौत हुई, वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वो घर और वो लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं। बाकी के दिन वो जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
अब हम क्या करें बाबा? मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शालिनी। भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती है, और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी। जब ईरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से ईरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ईरावती और श्याम की आत्मा ने शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वाणी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। ईरावती और श्याम की आत्मा ये सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और ईरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वो दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वो घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, ईरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से और किसी की बलि न दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी। काली अंधेरी अमावस की रात, एक घने जंगल में तांत्रिक ने अपनी पोटली में से कुछ सामान बाहर निकाला, जिसमें एक चाकू, आटा, एक काला कपड़ा, काली भभूति, एक लाल रंग की दुल्हन जैसी गुड़िया और गुड्डा, और बाजू में मुन्नी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, जैसे उसे कोई सुध ही ना हो। फिर तांत्रिक ने उठकर मुन्नी के बाजू में आटे का घेरा लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये सब विधि बाजू में खड़ी हुई मुन्नी की मां लता देख रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। तांत्रिक मंत्रोच्चारण कर रहा था। मुन्नी डरावनी आवाज में गुर्राने लगी। और जैसे ही तांत्रिक ने मुन्नी के ऊपर काली भभूति फेंकी, मुन्नी दर्द से चिल्लाने लगी। चला जा यहाँ से, ये तेरी दुनिया नहीं है, चला जा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मुन्नी को साथ लेकर। मुन्नी मेरी है, इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा था मैं। अब मैं अपनी मुन्नी को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मुन्नी दिल्ली में रहने वाली एक सीधी मिडिल क्लास लड़की थी, जो अप टू डेट कंपनी में एज अ रिपोर्टर काम करती थी। मुन्नी की मां पहले लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम किया करती थी, लेकिन मुन्नी की जॉब लगने के बाद उसने अपनी मां का वो काम छुड़वा दिया था। मुन्नी दिल लगाकर काम करती थी। ऑफिस के सभी सीनियर्स उसके काम से बहुत खुश थे। मुन्नी, तुम बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की हो, इसीलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। हम सब तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन सर? तुम्हें गुजरात के सोनपुर गांव में जाना होगा। सुना है वहां अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं हैं, जो वो भोले भाले लोग आज भी मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तुम्हें बस वहां जाकर उनके रीति रिवाज की जानकारी लेनी है। अरे भाई, न्यूज़पेपर में कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। और डोंट वरी,
तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम हमने वहां कर दिया है। मैनेजर से बात करने के बाद मुन्नी अपने घर चली गई। वो बहुत खुश थी कि इस न्यूज को कवर करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, और अपनी माँ को ये बात बताई। माँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। माँ, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए मुझे गुजरात के सोनपुर गांव जाना होगा। सोनपुर का नाम सुन लता सहम उठी। सोनपुर? सोनपुर क्यों जाना है बेटी? कोई दूसरी जगह नहीं है क्या? नहीं नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगी। अपने बॉस को बोल कि तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी माँ। मुन्नी के बहुत समझाने पर लता उसे वहां भेजने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह मुन्नी अपना बैग लिए सोनपुर गांव निकल पड़ी। पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो उस आदमी के साथ गांव के अंदर चली गई। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पुराने घर के पास लेकर गया, जो पिछले 15 साल से बंद था। बेटा, तुम्हारे रहने का इंतजाम यहीं हुआ है, लेकिन याद रहे इस घर की दूसरी ओर तुम्हें नहीं जाना है। जो तुम्हारा कमरा है तुम बस उसी में जाओगी। बंद दरवाजा खोलने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी मुन्नी को वहां छोड़कर चला गया। मुन्नी ने अपना बैग उठाया और घर के अंदर चली गई। घर में अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह वो कैमरा लेकर गांव में घूमने लगी और लोगों से गांव की प्रथाओं के बारे में पूछने लगी, और शाम को वापस घर पर आ गई। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई। खाना देकर वो आगे बढ़ी और फिर से पीछे मुड़कर मुन्नी को घूरने लगी और फिर वहां से चली गई। मुन्नी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। उस रात जब मुन्नी सो रही थी तो उसे किसी की हंसने की डरावनी आवाज आई। उस आवाज से मुन्नी की नींद खुल गई। उसने मोबाइल की टॉर्च लगाई और उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आगे जाते जाते वो उस कमरे के पास पहुंच गई जो बंद था। उसे याद आया कि बूढ़े बाबा ने उसे वहां जाने से मना किया है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नाम से पुकारा। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। मुन्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज पीछे पीछे चलती गई और उसने बंद दरवाजा खोल दिया। कुछ चमगादड़ वहां से बाहर आए और शांत मौसम अचानक बदल गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और उस कमरे की एक खिड़की खुल गई। हवा अंदर आई और आईने के ऊपर का कपड़ा हट गया। मुन्नी ने उस खिड़की को बंद किया और वापस लौट आई, लेकिन वापस आते वक्त मुन्नी का ध्यान आईने पर नहीं गया। पीछे एक छोटा 12 साल का लड़का था जो दिखने में बहुत ही डरावना था और उसका पूरा बदन काला था। दांत राक्षस जैसे नुकीले थे और आंखें लाल थीं। वो वापस आई और अपने कमरे में सो गई। 3 दिन बाद मुन्नी वापस अपने घर दिल्ली चली गई, लेकिन उसके बाद से मुन्नी हमेशा बीमार रहने लगी। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। ये कैसा दर्द होने लगा मुझे अचानक से? पहले तो नहीं हुआ कभी ऐसा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मुन्नी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। मुन्नी की माँ मुन्नी को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे मुन्नी की आंखों में गड्ढे पड़ने लगे। एक दिन रात को जब मुन्नी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी और लाइट ऑन की, और अपनी परछाई देखकर वो दंग रह गई। परछाई में उसे अपनी पीठ पर किसी बच्चे की परछाई नजर आई। उसने अपने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो आईने के सामने गई और वहां सामने देखते ही जैसे उसका बदन ठंडा पड़ गया। एक डरावना सा बच्चा उसके पीठ पर था। मुन्नी जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। मुन्नी की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आई तो उसने मुन्नी को बेहोश पाया। मुन्नी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुन्नी
मुन्नी के होश में आने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि बात क्या है, लेकिन मुन्नी कुछ बोल ही नहीं पाई। लता को अंदाजा हो गया था कि कोई तो बुरी शक्ति है जो मुन्नी को परेशान कर रही है। मुन्नी को सुलाकर वो घर से बाहर निकली और सीधे तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक बाबा लता के साथ उसके घर आए। घर में कदम रखते ही उन्हें एक बुरी ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ। साधारण आत्मा नहीं है ये, नहीं है ये साधारण। इसे वश में करना आसान नहीं होगा। इस पर ना ही किसी मंत्र का असर होता है और ना ही किसी भगवान के जाप का। ये मुंजा है, मुंजा। तांत्रिक ने मुन्नी की माँ से मुन्नी को जंगल में लेकर आने को कहा। लता उसे जंगल में लेकर गई। तांत्रिक बाबा ने वहां पहले ही सारी तैयारी करके रखी थी। छोड़ दे उस बच्ची को। लता काकी, पहचाना मुझे? मैं आपका राजू। कहाँ चली गई थी आप मुझे छोड़कर? मुन्नी के मुंह से राजू का नाम सुनकर लता हक्की बक्की रह गई। दरअसल लता सोनपुर गांव में ही रहती थी। लता जब पेट से थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। 10 साल तक लता ने मुन्नी को अकेले संभाला। गांव के सरपंच ने अपने बेटे राजू के लिए मुन्नी को पसंद किया। खानदान अच्छा था, इसीलिए लता ने भी हाँ कर दी। लेकिन शादी से पहले ही राजू की मौत हो गई। गांव वाले मुन्नी को बदनसीब समझने लगे और कोसने लगे। जब पेट में थी तो बाप को खा गई और अब शादी से पहले ही अपने होने वाले पति को खा गई। अपनी बेटी के बारे में लोगों की ऐसी सोच देखकर लता दुखी रहने लगी और एक रात वो गांव छोड़कर चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि राजू इस कदर वापस लौटेगा। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो जो गुड्डे और गुड़िया साथ में लेकर आए थे उनकी शादी करा दी। फिर लता को वो गुड़िया जलाने के लिए दिया। लता ने गुड़िया को जला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हवा का तेज झोंका आया और मुन्नी के घेरे का आटा उड़ गया। मुंजा अब आजाद हो गया था। उसने मुन्नी का शरीर छोड़ा और उसके पीठ पर बैठ गया। उसने मुन्नी का गला दबाया। मुन्नी दर्द से कराहने लगी। माँ, माँ, मुझे बचाओ। मुंजा ने एक मंगलसूत्र निकाला और वो मुन्नी को पहनाने ही वाला था कि तांत्रिक ने अपनी काली भभूति उसके ऊपर फेंकी और मुन्नी ने जोर से उसका हाथ झटका। मुंजा के हाथ से मंगलसूत्र छूटा और उस आग में जाकर गिर गया जिसमें गुड्डे गुड़िया जल रहे थे। मंगलसूत्र के साथ मुंजा भी जलने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज से पूरा जंगल दहल उठा और कुछ ही पल में वो राख में तब्दील हो गया। लता मुन्नी को लेकर वापस अपने घर आ गई। कुछ महीने बाद सब ठीक हो गया। लता ने मुन्नी की शादी एक अच्छे घर में करा दी। शादी की रात जब मुन्नी का पति उसके पीछे आया तो मुन्नी ने आईने में देखा कि उसके पति को किसी ने पीछे से पकड़ा है और मुंजा की आंखें दिखाई दी।